गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th ज्योग्राफी का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था जनसंख्या संयोजन के बारे में। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु और लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। कि जो विश्व में जो अलग अलग जो शहर है या फिर विभिन्न भाग है उनमें जो आयु और लिंगों में जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा है उसके क्या क्या कारण है। तो ये हम बोलेंगे कि जो जो विश्व के जो देश हैं, हर एक देश है उसमें जो आयु और वर्ग आयु और लिंग है उसमें असंतुलन हमें देखने को मिलता है। तो उसके एक नहीं बल्कि कई कारण बताए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर। जो हमारे देश है जो भी जनसंख्या जो भी देश है उसके अंदर जो स्त्री पुरुष की जो स्त्री पुरुष जन्म में जो अंतर होता है वो देखने को मिल जाता है। हर एक देश में जो बालिकाओं की अपेक्षा बालक जो लड़के होते हैं उसकी जन्म दर हमें अधिक देखने को मिलती है। लेकिन जब जन्म के दौरान या फिर जन्म के बाद में उन जो संख्या होती है उनमें हमें जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो लड़के होते हैं लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि उनमें अंतर हमें देखने को मिल जाता है कि जो लड़के हैं कभी वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो कभी स्त्रियां हैं वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारे जो हमें जन्म दर में अंतर हमें हर एक देश में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर। अब हम कह सकते हैं कि जो स्त्री पुरुष की जो मृत्यु दर में है जो हमारे लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना है कि जो स्त्री पुरुष की जो मृत्यु दर है उसमें अंतर पाया जाता है। पहले हमारे जो जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो पुरुष जो पुरुष है उनकी संख्या है, जो लड़कों की संख्या है वो ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियों में कुछ परिस्थितियाँ या फिर हम ये कहेंगे कि कुछ टाइम बाद जो हमें लड़कियों की स्थिति है वो ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमें पुरुषों जो शिशु जो मृत्यु दर है वो पुरुषों की ज़्यादा होती है। पुरुष छोटी आयु में जो लड़के होते हैं उनकी जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है लड़कियों की अपेक्षा। लड़कियों की जो मृत्यु दर है वो कम देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ही जो शिशु के साथ साथ हम जो बोलेंगे कि 30 वर्ष के जो ऊपर के जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा लड़कियों की अपेक्षा भी उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है। उसका एक कारण ये मानते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो जैविक दृष्टि से पुरुषों से अधिक सबल होती है। पुरुषों से अधिक जैविक दृष्टि में लड़कियां सबल मानी जाती है पुरुषों से। अगला है हमारा और जो ये हमें देखते हैं कि जो मृत्यु दर है वो विकसित देशों में हमें पुरुषों की जो जनसंख्या जो स्त्रियां की जो जनसंख्या जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो विकासशील जो देश है उसमें हमें स्त्रियों की संख्या है उसमें जो हमारी मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है, और विकसित देशों में पुरुषों की जो मृत्यु दर है वो ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है हमारा प्रवास भी जो हमारी जो जनसंख्या है उसके लिंग अनुपात में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। जैसे प्रवास में हम देखते हैं कि जो विकसित देश है उसके अंदर विकसित देशों में जो लड़के होते हैं वो कृषि का कार्य करते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो प्रवास कर जाती है, शहरों में प्रवास के लिए चली जाती हैं, अपने रोजगार के लिए चली जाती हैं। जो विकसित देशों में वहाँ पे जो शहर होते हैं उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा जो विकासशील देश होते हैं उसमें जो लड़के होते हैं वो रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, वहाँ पे लड़कों की संख्या अधिक होती है, जो एक लिंग अनुपात का एक कारण बनती है। अगला है हमारा विवाह भी एक लिंग अनुपात का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो विवाह है उसमें जो लड़कियां होती है वो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, जो वहाँ के लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से क्यों बढ़ रहा है। जो विकासशील देश है उसमें जो नगरीकरण है वो ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, कि जो नगरों में इतना लोगों का जो दबदबा है वो क्यों बढ़ता जा रहा है।
उसके क्या क्या कारण है। उसके हमारे अलग अलग पॉइंट मतलब काफ़ी पॉइंट है, उसमें है बेरोजगारी। जो हमारे गांव के जो लोग हैं, गांव में हमें बेरोजगार जो लोग हैं वो शहरों में जाकर रोजगार ढूंढते हैं और वहाँ उनको जब रोजगार प्राप्त हो जाता है तो वो वहीं पर जाके बस जाते हैं, जो कि नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगले है हमारे शहरों में रोजगार। जो हमारा जो पॉइंट है ये जो शहरों में रोजगार, इसमें देखते हैं कि जो गाँव में जो रोजगार है वो बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। गाँव में बेरोजगारी ज़्यादा होती है, लेकिन जो शहरों में है जो नए आधुनिक जो उद्योग धंधे खुले हुए होते हैं उनमें लोगों को रोजगार प्राप्त मतलब काफ़ी संख्या में, काफ़ी अधिक मात्रा में रोजगार मिल जाता है। तो ये भी एक जो नगरीकरण का मतलब जो नगरीकरण की तेजी में बढ़ावा दे रहा है। अगला है हमारा शिक्षा। जो हमारे मतलब जो शिक्षा है वो भी नगरीकरण को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमारे जो गांव के जो बच्चे होते हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं और शहरों में अब जाकर अपनी उच्च शिक्षा पढ़ाई जो अपनी उच्च शिक्षा है वो प्राप्त करते हैं और वहीं पर ही जब उच्च शिक्षा उनको प्राप्त हो जाती है, डिग्री प्राप्त हो जाती है, तो वहीं पर ही वो लोग शहरों में रहकर ही अपना कोई रोजगार ढूंढ लेते हैं और वहीं पे जाकर मतलब वहीं पे ही बस जाते हैं। तो ये भी एक जो नगरीकरण है उसको काफ़ी जो शिक्षा है वो भी नगरीकरण को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। अगला हमारा पॉइंट है साक्षरता दर। तो साक्षरता दर को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि साक्षरता किसे कहते हैं। अब ये है कि जो साक्षर है साक्षर हम बोलेंगे जो पढ़ने लिखने की जो हमारी अंदर जो योग्यता होती है उसको हम साक्षरता कहते हैं। तो इसे हमारा क्वेश्चन है कि साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। जितने भी जो हम बोलेंगे कि एक जो साक्षरता दर को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है कुल साक्षर जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या गुना में 100। अब जितना भी इनका कंक्लूजन निकल के आता है वो हमारा साक्षरता दर होता है। मतलब मान लीजिए कि कुल हम एक जिले की अगर साक्षरता दर निकाल रहे होते हैं तो पहले उस जो जिले में जो जितने भी लोग होते हैं उनकी जनसंख्या और उसके ऊपर लिखेंगे जो सारे जो जिले में जितने भी व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी जनसंख्या गुणा में 100। जितने भी हम इनका जो कंक्लूजन निकलता है वो हमारी साक्षरता दर निकल के आते हैं। मतलब जो हमारे मतलब जो है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे कितने शिक्षित लोग हैं, वो सारे निकल के आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए कि जो साक्षरता है उसको प्रभावित कौन कौन से कारण है जो उसको प्रभावित करते हैं। हमारा है फर्स्ट है हमारा नगरीकरण। कैसे कि जो नगरीकरण है वो साक्षरता को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जो नगरीकरण है वो साक्षरता है उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। जो हमारे नगर है वहाँ पे उच्च शिक्षा देखने को मिलती है। गांव में जो बच्चे हैं वो इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त उनको शिक्षा के इतने माध्यम नहीं मिलते जितने शहरों में होते हैं। शहरों में नगरों में जो नगरीकरण है वहाँ पे जो लोग हैं छोटे गांवों से शहरों में पढ़ने लगते हैं, तो ये साक्षरता को प्रभावित करते हैं। अगले पढ़ने के लिए जाते हैं गांवों से शहरों में, जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं। अगला है हमारे यातायात और संचार के साधन। जो हमारे यातायात हैं वो भी साक्षरता को काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं। जो जिन गाँव में यातायात के जो शहरों से जुड़े हुए होते हैं यातायात के थ्रू, संचार के थ्रू, वहाँ के लोग भी हमें काफ़ी शिक्षित मिलेंगे। लेकिन कुछ एरिया जहाँ पे ऐसे हो जो जिनमें आवागमन के साधन बहुत ही कम हो या फिर न के बराबर हो, तो वहाँ पे जो हमें साक्षरता दर है वो बहुत ही निम्न मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो संचार के साधन है वही नहीं मिलेंगे। लोगों का शहरों में मतलब लोगों का बाहर आवागमन नहीं होगा, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं निकलेंगे गाँव से बाहर, गाँव में ही वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो उनकी जो शिक्षा है वो निम्न स्तर की, मतलब जो शहरों की अपेक्षा निम्न स्तर की होगी। अगले जो यह यातायात के साधन है वो हमारे जो साक्षरता है उसको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगली है हमारी आर्थिक व्यवस्था। जो हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी हमारी साक्षरता को बहुत अधिक प्रभावित करती है। एक जो जो जिस देश की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी उसकी साक्षरता भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिस देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर मिलेगी उस देश की जो हमें साक्षरता दर निकालेंगे वो भी
काफ़ी कम ही देखने को मिलती है। अगला है हमारा समाज में स्त्रियों का स्तर। जो हमारे जो समाज है उसके अंदर स्त्रियों का स्तर भी साक्षरता को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये कहते हैं कि एक स्त्री 3 घर को शिक्षित करती है। तो अगर मतलब ये कहेंगे कि अगर जिन घरों में स्त्रियों का शिक्षा प्राप्त नहीं होती है तो वो अपने घरों में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो घर के ही कामकाज में लगी रहती है। अगला है हमारा, और कुछ समाज ऐसे भी हैं जहाँ पे स्त्रियों को शिक्षा भी नहीं दी जाती, जैसे इस्लामिक जो हमारे इस्लाम जो मुस्लिम समाज है उसमें जो स्त्रियों की शिक्षा पर पाबंदी लगाते हैं। और दूसरा हमारा ईसाई धर्म है, उसमें जो स्त्रियां होती है उनको पूरे मतलब लड़कों के बराबर ही शिक्षा दी जाती है। तो जो लड़कियां हो जिनको शिक्षा नहीं दी जाती है उनका जो स्तर है वो निम्न स्तर का पाया जाता है। अगला है हमारा प्रशासकीय नीतियाँ। जो भी देश की प्रशासकीय नीतियाँ भी जो हमारी साक्षरता दर है उसको बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब जो सरकार शिक्षा में मतलब जो प्रशासनिक नीतियाँ हैं जो शिक्षा के लिए जो नीतियाँ निकालती है, जो लागू करती है उसको लागू करती है और जो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है तो उस देश की जो हमें शिक्षा जो साक्षरता दर मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। कुछ सरकारें जो शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देती है तो उसकी साक्षरता हमें कम मिलेगी। अब ये देख ले कि जो हमें 1 से 5वीं क्लास तक की जो हमें शिक्षा वो फ्री में दी जाती है, उनको कपड़े भी दिए जाते हैं, भोजन भी दिया जाता है। तो ये सारी प्रशासनिक नीतियों में ये आता है कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। तो ये भी बहुत एक अहम जो है जो साक्षरता को है वो बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले हम वीडियो में अगली क्लास में हम इसका अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।